नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। मणिपुर से लेकर मेवात तक दंगा। हम पत्रकार कभी दंगा शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे और इससे परहेज किया करते थे, आज से अगर 15-20 साल पहले की बात कर ली जाए तो। लेकिन अब ये शब्द मीडिया में भी खुलकर इस्तेमाल हो रहा है और समाज में भी। अब कोई ना तो पर्दा रहा, ना हया शर्म रही, ना कोई इस तरह की चीज़ें रहीं, ना पत्रकारिता में, ना लोगों में, ना समाज में, ना किसी चीज़ की फिक्र अब है नहीं। मेवात और मणिपुर दोनों जगह जातीय सांप्रदायिक दंगे हुए और जिसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। बार बार ये कहा जा रहा है कि मणिपुर शांत हो गया है, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन आज ही वहाँ के विष्णुपुर में कुकी समुदाय के जो लोग मारे गए थे उनके शव दफनाने को लेकर बफर जोन तोड़कर महिलाएं निकल आईं और दोनों तरफ से गोलीबारी पथराव हुआ। पुलिस को बमुश्किल, सुरक्षा बलों को बमुश्किल वहाँ की स्थिति काबू करने में सफलता मिली। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मेवात में, हरियाणा के मेवात में चारों तरफ एक से एक टोलियाँ निकली हैं, युवा निकले हैं। 7 लोग अब तक मेवात की हिंसा में मारे जा चुके हैं। बहुत सारी संपत्ति बर्बाद हुई है, बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं, तबाह हुए हैं और वैमनस्यता कूट कूट कर भर गई है। युवाओं की टोली अब बाजारों में निकल पड़ी है। कोई खुद को बजरंग दल का बता रहा, कोई विश्व हिंदू परिषद का बता रहा। पत्रकारों तक की खबरें करने पर उन्हें इतराज है। वो खोल कर पूछ रहे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कौन हो। वो कह रहे हैं भाई इनकी खबर करो, इनकी मत करो। ये विरोधी हैं, समर्थक हैं। शायद इस तरीके का वक्त हमने तो अपनी पत्रकारिता जीवन में कभी नहीं देखा। पत्रकार कभी, हम लोगों ने बहुत सारे दंगे भी कवर किए हैं देश में, लेकिन जब पत्रकार चला जाता था तो उससे उसका कोई धर्म नहीं पूछता था, किस धर्म का है। आज पत्रकार का भी धर्म पूछा जा रहा है, जाति पूछी जा रही है। और जो इन मामलों में जो लोग मारे गए हैं, चाहे वो शक्ति सिंह सैनी हो, चाहे और हर्षवर्धन हो, इस तरह के तमाम ऐसे लोग हैं, हर्षवर्धन चौहान, वो वास्तव में इस्तेमाल किए गए हैं। वो ऐसे सामान्य परिवारों के लोग हैं, ऐसे सामान्य परिवारों के लोग हैं जो परिवार बमुश्किल अपने जीवन यापन की व्यवस्था कर पाते हैं। मेरा बड़ा सवाल आज मंथन में यही है कि किस बड़े नेता का, किस बड़े अधिकारी का, किस बड़े विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का बेटा, बेटी, रिश्तेदार इस तरीके की शोभा यात्राओं में जाता है? और क्या किसी को खरोच तक आई आज तक? जवाब मिलेगा नहीं। मैं एक वीडियो देख रहा था अभी पिछले दिनों, 1-2-3 दिन पहले। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग। देश में ये नेता खूब हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, घर गिरा दूंगा, बुलडोजर चला दूंगा, हिंदू मुस्लिम खूब बातें करते हैं। लेकिन इनके अपने बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं और अच्छे रोजगार में लगते हैं। इस काम में कौन लोग लगे हैं? गरीब का बेटा, हमारा आपका बच्चा, ना उसको पढ़ने का हक, ना अच्छा जीवन जीने का हक, उसको लगा दिया काम में। चाहे वो इस्लाम खतरे में कहने वाले लोग हों और चाहे हिंदुत्व खतरे में कहने वाले लोग हों, उसको इसी तरीके के कामों में लगाकर उसकी कुर्बानी ले ली जाती है। और आज मंथन के इस पहले हिस्से में हम इसी तरीके के एक नवयुवक की बात करेंगे, चंदन गुप्ता। आपको शायद अब उसकी शक्ल भी याद नहीं होगी, जरा तस्वीर दिखा दी जाए स्क्रीन पर। चंदन गुप्ता नाम का यह नवयुवक 5 साल पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ताल्लुक रखने वाला यह नवयुवक अभी जीवन भी नहीं शुरू कर पाया था कि एक तरीके से एक यात्रा में, जिस यात्रा को अनुमति नहीं दी गई थी, उस यात्रा में यह शामिल हुआ और दूसरे समुदाय के लोगों के घरों के बाहर से निकले, मोहल्ले से निकले, हिंसा हुई और चंदन गुप्ता की जान चली गई। चंदन गुप्ता की जब जान चली गई, बहुत सारे लोग पहुंचे घड़ियाली आंसू बहाने। विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, हिंदू संगठनों के लोग, बहुत सारे हिमायती ऐसे लोग जो ऐसे नवयुवकों का इस्तेमाल करते हैं।
वो वहाँ पहुँचे और बड़े बड़े वादे किए, नौकरी चाकरी। ऐसा लगा कि चंदन तो चला गया लेकिन घर बिल्कुल, घर वाले इतने मजबूत हो जाएंगे कि उन्हें पलट कर देखना नहीं पड़ेगा। जी नहीं, खून के आंसू रो रहा उनका परिवार। मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर। चंदन गुप्ता की मूर्ति भी एक चौक में लगाने की बात हुई थी, वो मूर्ति भी अभी ढकी है। नेताओं के पास फुर्सत नहीं, वक्त नहीं कि अपने साथी, अपने उस नवयुवा की मूर्ति का अनावरण कर दें। बहुत दुखद है। मेरा आज मंथन किस मंच से आह्वान है उन युवाओं से, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कि वो जो सर पर पट्टी बांध कर निकलते हैं, अपने अपने धर्म का प्रतीक झंडा उठाकर चलते हैं, कृपा करके वो कफन बांध कर ना चलें। जिस वक्त इस संगठन, चाहे जौन से संगठन हो, हिंदुओं के संगठन हो, मुस्लिमों के संगठन हो, अगर ये आपको आगे करने के लिए कहें तो इनसे एक सवाल जरूर करिए कि किसी नेता का बेटा है क्या? विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े बड़े अधिकारी प्राधिकारी बनते हैं, या जो मुसलमानों के संगठन हैं उनके बड़े जो प्रमुख लोग हैं, क्या उनके बेटे बच्चे क्या इस तरह के प्रोसेसन में, इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में जाते हैं क्या? या इस तरह की रैलियों में, यात्राओं में जाते हैं क्या? अगर आप पता करेंगे तो कम से कम 70 से 75% में आपको नहीं में जवाब मिलेगा। इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां हो गई हैं। आज हम मंथन में चंदन गुप्ता के परिवार का हाल और खोज खबर लेने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी ने चंदन गुप्ता के परिवार की खोज खबर ली है, और सवाल मेरा यही कि जो इस तरीके की हिंसा है, इनमें जो लोग मारे जाते हैं, वो केवल इस्तेमाल करने के लिए ध्यान रखिएगा। हम बहुत संजीदा तरीके से पत्रकारिता को करते हैं, और आज चंदन गुप्ता के परिवार की बात करेंगे। उन तमाम युवाओं को इसके जरिए हम संदेश देने की कोशिश करेंगे कि झूठे बहकावे में मत आइएगा। आप पढ़िए लिखिए, एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनिए, अपना जीवन संवारिए। इस तरीके के जो हिंदुत्व खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस तरीके के लोग केवल आपका इस्तेमाल करते हैं। बात मेवात की करेंगे और बात मणिपुर की भी करेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं, इनको जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर आपको जो दिखेगी ये चंदन गुप्ता है, और ये कासगंज का मामला है। ये हमारे सहयोगियों ने आगरा इसमें शायद लिख दिया। ये कासगंज का मसला है, और कासगंज में ये घटना हुई थी। और कुल मिलाकर दूसरी तस्वीर है ये चंदन चौक की। चंदन गुप्ता के नाम पर ये एक मूर्ति लगाई गई थी, वो चंदन चौक है। और ये मरहूम चंदन गुप्ता की तस्वीर, मासूम चंदन गुप्ता की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। चंदन चौक में जो चंदन गुप्ता की मूर्ति लगाई गई थी वो अभी ढकी हुई है, उस प्रतीक्षा में इंतजार कर रही है कि कोई आके कम से कम अनावरण कर दे। 5 साल पहले की ये घटना है, और तीसरे में चंदन गुप्ता के माता पिता उनकी तस्वीर लेके अभी भी खून के आंसू रो रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े चंदन गुप्ता को हिंदुत्व का कट्टर समर्थक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कट्टर समर्थक माना जाता था। 26 जनवरी 2018 की सुबह 9 बजे उत्तर प्रदेश के कासगंज में विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा वाहिनी के कार्यकर्ता करीब 100 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले। चंदन गुप्ता भी इसी भीड़ में थे। प्रशासन ने यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन ये लोग नहीं माने। छोटी छोटी गलियों वाले कासगंज कोतवाली इलाके में ये यात्रा घुस गई। जो ये लड़के थे, 100-125 लड़के, ये एक सघन आबादी वाला इलाका, सेंसिटिव आबादी वाला इलाका, ये यूं कहें कि मुस्लिम आबादी वाले इलाके बड्डू नगर की एक गली से गुजरने की जिद करने लगे। वहां स्थानीय लोग पहले से ही गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन ये घटना हुई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई, माहौल बिगड़ा, दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। एक गोली चली जो सीधे चंदन के माथे पर लगी।
उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए। मौत की खबर फैलते ही पूरे कासगंज इलाके में दंगे शुरू हो गए, मारपीट शुरू हो गई। चंदन की मौत को 5 साल गुजर चुके हैं। कासगंज की गलियों को अब ना तो कोई तिरंगा यात्रा याद है और ना ही चंदन गुप्ता। कासगंज में नदरईम गेट मोहल्ले की शिवालय वाली गली में चंदन का घर है। 5 साल पहले यहाँ हजारों की भीड़ थी, नेताओं का हुजूम था, लेकिन अब ये सुनसान है। नेताओं का वादा भी अधूरा है। ना ही चंदन चौक का काम पूरा हुआ, ना ही बहन को नौकरी मिली। कहते हैं कि टेम्परेरी नौकरी थोड़े दिन के लिए मिली, बाद में बहन को निकाल दिया गया। सारे वादे, दावे, आंसू सब कुछ खोखले और झूठे थे और परिवार खून के आंसू रो रहा है, बेबसी के आंसू रो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही हैं चंदन के परिवार की। किस तरीके से स्थितियाँ, किस तरीके की परिस्थितियाँ हुई, इस पर पहले हमारे सहयोगी ने चंदन गुप्ता के पिता से बात की, उसको जरा आप सुनिए। फिर हमने उन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों को भी घेरने की कोशिश की है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, उनको भी जरा सुनिए। सन 2018 में कासगंज दंगे में चंदन की मृत्यु हुई थी, जहां बीजेपी नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे कि चंदन को परिवार को ये न्याय मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी। मेरे साथ मौजूद हैं चंदन के पिताजी, उनसे पूछते हैं कि क्या वादे पूरे किए गए। जो चंदन के मौत के बाद जो भाजपा नेताओं ने और आरएसएस के कई नेताओं ने जो वादे किए थे वो क्या पूरे किए गए अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं हुए हैं। चंदन का चौक बनाने का वायदा किया था, वो अधूरा पड़ा हुआ है। बहन को सरकारी नौकरी के लिए कहा था, वो नौकरी अभी तक नहीं मिली। इस संबंध में आप किन किन नेताओं से मिल चुके हैं अब तक? हम तो हर एक नेता से मिल चुके हैं, जहाँ लखनऊ, दिल्ली। हमारा बेटा हर नेता के पास भागता ही रहता है, सिर्फ आग्रह ही करता रहता है कि उन्हें। नेता क्या कहते हैं इस संबंध में? कि होगा, समय आने पर होगा, दिलासा देते रहते हैं। कितना समय हो गया अब तक? आज 5 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा हो गया समय। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम तो यही चाहते हैं कि जो बताएं प्रभारी मंत्री जी सुरेश पासी जी ने जो घोषणाएं की थी वो पूरी की जाए। चंदन का मान सम्मान मिले उसको, उसका जो चौक अधूरा पड़ा है वो पूरा तैयार हो। चंदन की मूर्ति भी कई वर्षों से सुना जाता है कि बंद पड़ी हुई है। वो बंद इसलिए पड़ी हुई है, यहाँ जो नगर पालिका के जो चेयरमैन साहब हैं वो कहते हैं पैसा नहीं है, बनवाएंगे, थोड़ा बजट आ जाने दो, इस तरह से रुका हुआ है काम। चंदन गुप्ता के पिताजी कह रहे हैं कि भाई नगर पालिका के पास बजट नहीं है, नेताओं के पास फुर्सत नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे को सम्मान दे दो, उसकी आत्मा को। एक नौजवान 18-19 साल का लड़का दंगे की आग में जल गया, ध्वस्त हो गया उसका जीवन, और पूरा परिवार बेबसी के आंसू रो रहा है। ये तस्वीर चंदन चौक की, इसका नाम तो चंदन कर दिया गया, लेकिन अभी तक वो मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया। हमने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिम्मेदार लोगों को भी कटघरे में खड़ा किया। गवर्नमेंट की उदासीनता के कारण कुछ चीज़ें उनके परिवार को नहीं मिल पाई। जो गवर्नमेंट ने अपने वादे करे थे, जो सरकार के द्वारा उनको बताया गया था, वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाई। जैसे कि उनकी बहन को नौकरी की बात रही थी, नौकरी उसने कुछ दिन बेचारी ने 2-4 महीने मेरे ख्याल से करी होगी, उसके बाद वो आज अपने घर पे बैठी है। और गवर्नमेंट ने जितना भी उनको सरकार की तरफ से उनको जो मदद मिलनी चाहिए थी वो पूरी मदद ना मिल पाई, और उसी उदासीनता के कारण आज चंदन गुप्ता की मूर्ति का भी अनावरण नहीं हो पाया। आज वो जस के तस है। उनकी बहन उस पर दीप प्रज्वलित करने जा रही थी, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें पुलिस वाले खुद उसको रोक रहे हैं वहाँ दीपक जलाने से। मतलब आज हमारी सरकार में आज ये स्थिति आ गई है कि एक लड़का जो जिसकी कोई कसूर नहीं, जिसका कहीं पर भी कोई 1% गलती नहीं थी, उस व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण भी भाजपा सरकार नहीं करा पाई है। कुछ वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए चंदन के परिवार के लिए? ये एक अलग विषय है। इसके लिए क्या है कि लगना पड़ता है। चंदन के परिवार को उस समय की घटना के अनुसार हमारा हिंदू समाज लगा, घटना थी इस तरह की, लेकिन जब घटना हो जाती है हिंदू समाज सुप्त अवस्था में रहता है, भूल सा गया। अब इनके परिवार को, लोगों को लगना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा
लखनऊ भी जाके संपर्क करने पड़ेंगे कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार मैंने जो डिमांड की थी, आपने उनका आश्वासन दिया था, वो अधूरी पड़ी हुई है। कोई बड़ा काम नहीं है, जब चौक में मूर्ति स्थापित होगी उसका अनावरण ही तो होना है। महीने में 3 बार लखनऊ जाते हैं, हर नेता से मिलते हैं। सुरेश पासी जी ने जो घोषणा की थी मूर्ति की, हाँ। उनसे भी मिले थे, राजू भैया से भी मिले हैं और मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की है, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो उनको स्थानीय सांसद के साथ कासगंज में ही हम लोगों को साथ लेके अपना विषय रखना चाहिए। जो चंदन की बहन है उसको नौकरी सिर्फ 5 महीने के लिए दी गई, जबकि वादा था कि हम उनको सरकारी नौकरी देंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ऐसी स्थिति में जब 5 महीने नौकरी दी, आगे क्यों नहीं जारी हुई, इसके लिए तो उनके परिवार को प्रयास करना चाहिए। उनके परिवार ने मुख्यमंत्री आवास और संसद के सामने भी कुछ दिन धरना भी दिया था, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस विषय को भी वो मैं चाहता हूँ सांसद जी के सामने रखें, और हम लोग भी रख सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग इस विषय को रख सकते हैं। सुना आपने, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। इन्हीं नेताओं के कहने पर यात्राएं निकलती हैं, लोग लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, और देखिए कितनी बेशर्मी वाली बातें कर रहे हैं। कह रहे हिंदू समाज है सुसुप्तावस्था में हो जाता है, लगना पड़ेगा, लगना चाहिए, लगे क्यों नहीं। 5 महीने नौकरी मिली तो आगे क्यों नहीं मिली, इसमें भी लगना पड़ेगा। एक भी बात क्या ऐसी है जिसको सुनकर मैं मान लेता हूं कि हिंदू युवा अपने आप में बहुत कुछ ऊर्जावान और करने की हिम्मत रखता है, या सारे युवा रखते हैं, लेकिन इस तरीके की बात सुनकर क्या किसी परिवार को निराशा नहीं होगी? चंदन गुप्ता जैसे लोग जिन्होंने अपने संगठन के लिए, अपने पार्टी के लिए जो काम किया और उनकी उसमें जान चली गई, उसके बाद ऐसे इस तरीके के बयान बजरंग दल के जो अधिकारी या पदाधिकारी जो भी थे, उन्होंने कहा क्या उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन विश्व हिंदू परिषद जो कि बजरंग दल का मूल संगठन है, ये इसी से बजरंग दल निकला है, उसके विभाग के जो अधिकारी हैं विनय राज पन्नू, वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू समाज सुसुप्तावस्था में है, लखनऊ जाना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए, लड़का भी गंवाएं, लखनऊ दिल्ली भी चक्कर लगाएं और 5 साल में कुछ हासिल भी ना हो। ये हकीकत है। जिन युवाओं की आंखें ना खुली हों, चंदन गुप्ता की जो स्टोरी है, जो उसके परिवार की करुण गाथा है 5 साल की, वो देख लें, पता कर लें और चंदन गुप्ता के परिवार से बात कर लें कि माथे पे पट्टी बांधकर नारे लगाना, यात्राएं निकालना ही उनका जीवन का मकसद नहीं है। एक मकसद हो सकता है ये, लेकिन पूरे जीवन का यह मकसद नहीं है। अगर चंदन गुप्ता कहीं नौकरी कर रहे होते तो अपने परिवार का एक तरीके से पालन पोषण करने की स्थिति में होते, अपना ही पालन पोषण कर रहे होते, अच्छी जिंदगी जी रहे होते, उन मंत्रियों के बेटों को की तरह वो भी हवाई जहाज से चल रहे होते, और चंदन गुप्ता के पिताजी जो इस वक्त आंसू बहा रहे हैं, वो शायद उन्हें लखनऊ और दिल्ली के एयरपोर्ट पर रिसीव करने जा रहे होते कि मेरा बेटा आ रहा है। आज वो उनकी तस्वीर छाती से लगाकर आंसू नहीं बहा रहे होते। हो सकता है मेरी बातें बहुत अच्छी ना लगें लोगों को, लेकिन हकीकत यही है। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सारे लोग, सारे सियासी जो लोग हैं, जो इस तरह के संगठन के लोग हैं, वो इस्तेमाल करते हैं युवाओं का। और चंदन गुप्ता की स्टोरी, उनके एक परिवार की करुण गाथा और चंदन गुप्ता का हश्र इस बात को बताता है कि आप कतई मत इस बहकावे में मत आइए, इन लोगों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, किसी भी घटना में, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या जो इस्लाम की रक्षा करने वाले संगठन जो हैं, क्या उनके कोई किसी नेता को एक खरोच आई क्या? चंदन गुप्ता ही क्यों शहीद होने के लिए है, बाकी लोग क्यों नहीं? अगर इतना ही हिंदुत्व पर खतरा या इस्लाम पर खतरा या अन्य धर्मों पर खतरा आ गया, दरअसल ये जहर घोल दिया गया है। चैन से युवा ना जिए, वो पढ़े लिखे नहीं, वो इसी में पड़ा रहे, और इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि इनको कम से कम, इन युवाओं, इससे बढ़िया कहां लोग मिलेंगे जो संगठन के नाम पे, इसके नाम पे जो इनका दिमाग में भर दिया जाता है, सब कुछ छोड़कर, घर परिवार पढ़ाई सब कुछ छोड़कर ये लग जाते हैं। मिलता क्या है?
वादे भी नहीं मिलते, पूरे होने तो दूर तोहमत मिलती है कि परिवार वहाँ जाए, हिंदू सुप्तावस्था में, उसे प्रयास करने चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, उसे देखना चाहिए। अभी बजरंग दल के साथी बता रहे थे कि उनकी चंदन की बहन को एक दीपक जलाने का भी अधिकार नहीं। बहुत दुखद, बहुत दुखद। आज हमने इसीलिए, चूंकि मणिपुर से लेकर मेवात तक हिंसा का तांडव है, दंगे हुए हैं, और इसी तरीके के एक सांप्रदायिक हिंसा में, दंगे में चंदन गुप्ता की जान गई थी। हमने सोचा कि चंदन के परिवार का हाल चाल लिया जाए, और गाहे बगाहे जो लोग इस तरह की हिंसा में मारे गए हैं, हम लोग उनका हाल चाल लेते रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। हमारे साथ चंदन गुप्ता के भाई विवेक गुप्ता जुड़ गए हैं कासगंज से, और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक अरविंद जयतिलक साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले हम विवेक गुप्ता से बात करेंगे। विवेक गुप्ता, परिवार ने बहुत कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया, आपने भाई खो दिया, और जवाब आपने भी सुने होंगे। हमने जब पूछताछ की, जानकारी की कि भाई चंदन गुप्ता के परिवार का हाल चाल, खोज खबर, जो बातें बड़ी बड़ी की गई थी, ऐसा लग रहा था कि चंदन गुप्ता से बड़ा हिंदू हृदय सम्राट इस दुनिया में था ही नहीं, और उसके जाने के बाद ये सारे लोग उसके परिवार का ख्याल रखेंगे। और आज आप ही बताइए किन स्थितियों में परिवार है? चंदन गुप्ता की आत्मा को शांति मिली क्या? क्या वो बातें पूरी हुई क्या? विवेक गुप्ता, अनम्यूट करिए विवेक अपने आप को। मेरे भाई को अभी तक न्याय नहीं मिला है। जो वादे किए गए थे अंतिम संस्कार के समय, सांसद जी के फोन से मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने सारे वादे कर दिए थे कि चंदन चौक बनाया जाएगा। नौकरी का वादा समाज की तरफ से रखा गया था कि इन्हें नौकरी दी जाए, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, तो समाज की तरफ तब भी बोल दिया गया था नौकरी दी जाएगी, लेकिन वो वादे अभी तक वादे ही हैं। मैं काफी प्रयास कर चुका हूँ, सभी नेताओं से लगभग मिल चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास किया था, मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन सभी यही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी करेंगे। वो कब करेंगे, क्या होगा, वो मुख्यमंत्री जी से एक बार प्रश्न तो करना चाहिए। विवेक गुप्ता, 5 साल में आप मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाए, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप, ये बता रहे हैं दर्शकों को हमारे। मैंने काफी प्रयास किया लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है, तो न्याय तो मिलना ही चाहिए। जब मैं किसी नेता से मिलता हूँ, अपने यहाँ के सांसद जी से मिला, उन्होंने कहा कि हम बात नहीं रख पाएंगे आपकी, आप अपने कम्युनिटी के नेताओं से जाकर मिलिए, उनसे कहिए। कम्युनिटी मतलब अपने समाज के नेताओं से मिलिए, मतलब वैसे समाज के नेताओं से मिलिए। जी जी जी, वैसे समाज के नेताओं से जाकर मिलिए, उनके पास आप अपनी बात रखिए। सांसद जी क्यों नहीं रख पाएंगे? सांसद जी क्यों नहीं रख पाएंगे? अब ये सांसद जी से पूछना चाहिए। मैंने काफी बार प्रयास किया, सांसद जी के पास कई बार गया मैं, कई बार। राजवीर सिंह राजू आपके सांसद हैं? राजवीर सिंह राजू आपके सांसद हैं? जी 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 जी, वो कह रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी के लोगों से कहिए। तो विवेक गुप्ता, क्या ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले ये पूछकर या ये कोई बंद पत्र लिख कर देते हैं क्या कि अगर कोई उनके यहाँ संगठन में काम करेगा तो उसकी कम्युनिटी वाले ही उसकी बात करेंगे, अगर उसके जीवन को कुछ हो जाता है, कोई खरोंच लग जाती है? कैसी बेतुकी बात है? बजरंग दल ने प्रयास किया था, आरएसएस की तरफ से भी काफी प्रयास किया गया। मैं खुद आरएसएस में काम करता हूँ, लेकिन अभी तक न्याय मिल नहीं पाया है। अब वो क्या वजह रही है, सभी यही कह देते हैं कि मुख्यमंत्री जी करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी तक क्या बात ये पहुंची है क्या दोबारा की ये सब चीजें नहीं हुई? अभी प्रदेश महामंत्री हैं अनूप जी, उनके द्वारा बात रखी गई थी, तो फिर उन्होंने, अनूप जी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी करेंगे। विवेक उप मुख्यमंत्री जी से भी मिला मैं, दोनों उप मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी करेंगे, चर्चा करते हैं। मैंने कहा अगर नौकरी नहीं है आपके पास तो मान सम्मान के साथ चौक का ही अनावरण करा दीजिए, चौक बनवा दीजिए बस। बहन की नौकरी का क्या वादा किया था और वो किस दशा में है विवेक? नौकरी उस समय संविदा पे दे दी थी ब्लॉक पे 6 माह के लिए, 6 माह बाद वो योजना ही खत्म कर दी गई। सैलरी भी बड़ी मुश्किल से मैंने भाग दौड़ करके और बहन ने भाग दौड़ करके निकलवाई। अच्छा, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं कि नौकरी है कि नहीं है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं, 26 जनवरी 2019 पर
पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री थे हमारे सुरेश पासी जी, उन्होंने घोषणा भी कर दी थी, सारी सब मीडिया मौजूद थी, सब अधिकारी मौजूद थे कि नगर में चंदन चौक बनाया जाएगा, बहन को नौकरी दी जाएगी और जो भी सहायता होगी कानूनी सहायता वो हम करेंगे। लेकिन अभी तक न्याय मिल नहीं पाया। केस हमारा लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया है, हम अकेले आते हैं अकेले जाते हैं, कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है उनकी तरफ से। विवेक, कोई सूचना मिली और जो मुकदमे का खर्च आ रहा है वो आप वहन कर रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, सरकार कोई वहन कर रहा है इसको? नहीं, वहन तो हम ही कर रहे हैं। जो भी मुकदमे का खर्चा है, वकीलों की फीस, भाग दौड़ इधर उधर सब मुझे ही देना पड़ रहा है। जो भी मतलब इनकम हो रही है वो सब इसमें ही खर्च हो जाता है, भाग दौड़ में। क्या वो मांगे थी, क्या क्या चीजें थी उस वक्त, और उनमें क्या एक भी कोई चीज पूरी नहीं हुई विवेक? उस समय कोई भी चीज पूरी नहीं हुई और हमें समाज की तरफ से ही कहा गया था 50 लाख रुपए दिए जाएं, लेकिन 20 लाख रुपए हमें दिए गए, 50,20,000 रुपए मुसलमानों को दिए गए। उनका थोड़ा बहुत नुकसान हो गया था तो उस समय 50,20,000 रुपए मुसलमानों को दिए गए। एक मुसलमान की दुकान में आग लग गई थी, थोड़ा बहुत नुकसान था तो उसको टोटल 20 लाख रुपए दिए गए और 20 ही हमें दिए गए। ये सरकारी मुआवजा था? जी जी ये जी सरकार की तरफ से 50 लाख दूसरे पक्ष को दिया गया और आपको 20 लाख दिया गया? जी जी। और कई हिंदुओं के बच्चे जेल में गए, उनकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं था। कि सिर्फ आरएसएस ने प्रयास किया उनकी हाल चाल लेने का, लेकिन लोकल के जो नेता थे उन्होंने भाजपा के उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया उनका। वो भी काफी दिनों बाद बड़ी मुश्किल से जेल से बाहर निकल पाए। किसी के पिता समोसे बेचते थे, किसी के गोलगप्पे बेचते थे, काफी मुश्किल से वो जेल से बाहर निकल पाए। सिर्फ आरएसएस ने सहायता की, बाकी किसी ने सहायता नहीं करी लोकल लेवल। अभी भी क्या इस तरह की यात्राएं वहां निकलती हैं और आपका परिवार या आपके तरीके के तमाम युवा इस तरह की यात्राओं में शामिल होते हैं क्या अभी भी? 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो तिरंगा यात्रा नहीं निकलती। मैंने प्रयास भी किया था परमिशन मांगने की कि परमिशन दे दीजिए, एक तिरंगा यात्रा मैं अपने भाई की याद में निकालना चाहता हूँ, उसका नाम अमर रहे, वो हमारी यादों में रहे, लेकिन उसकी परमिशन प्रशासन द्वारा दी नहीं गई। विवेक, बहुत ही मुझे जो आपसे बातचीत करके लग रहा कि जितने भी वादे किए गए वो उसमें बहुत, मुझे लगता है एक आधा कोई पूरा किया गया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सारे के सारे वादे वैसे के वैसे हैं। एक आपका अनुभव, माता पिता का जो हाल है उसको जरा बताइए कि आपका क्या अनुभव लगा कि एक संगठन में पूरा जीवन आपके परिवार ने, आप लोगों ने दिया और विवेक ने अपनी जिंदगी, माफ कीजिएगा, चंदन ने अपनी जिंदगी को दे दिया, उसके बदले सम्मान और स्वाभिमान भी नहीं मिला? अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला। परिवार बहुत दुखी है, माँ के आंसू आज भी नहीं रुकते हैं, हम उनसे नजरें नहीं मिला पाते हैं। वो कहती हैं कम से कम अपने भाई के लिए चौकी बनवा दो। तो मैं काफी प्रयास कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। माँ बहुत दुखी रहती हैं, पिता भी कह देते हैं कि क्या करें बेटा, सरकार है ये, क्या बता। बहुत ही आप लोगों के ही द्वारा हमारी बातें थोड़ी रख दी जाती हैं, वरना अभी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप इस तरीके के जो तमाम युवा इस तरीके की यात्राओं में जाते हैं, तमाम अपने वक्त लगाते हैं, अपना कीमती वक्त लगाते हैं, पढ़ने लिखने वाला वक्त लगाते हैं, और वो चाहते हैं तो वही वक्त पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा लगा के वो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन वो समाज को समर्पित हो जाते हैं। उन युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। हम अपने देश में आए, हम अपना ही काम देखते हैं, अपना ही देखते हैं, लेकिन हमने देश के लिए क्या किया? इसलिए देश प्रेम की भावना से तिरंगा यात्रा निकल जाती है, जो भी धार्मिक कार्यक्रम हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई घटना हो जाती है तो सरकार को और जो भी सक्षम लोग हैं उनको संज्ञान लेकर उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये बहुत दुख की बात है कि जो बच्चा
सिर्फ 20 साल की उम्र में जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, सिर्फ इसका इतना ही था कि वो हाथ में तिरंगा लेके भारत माता की जय वंदे मातरम बोल रहा था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और आज तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिला। नौकरी की तो बात बहुत दूर है, चौक ही मान सम्मान के साथ बन जाए तो बहुत बड़ी बात रहेगी। वो हमेशा हमारी यादों में रहेगा। विवेक, मुकदमे की स्थिति क्या है? क्या जो आरोपी थे, अपराधी थे, उनको सजा क्या मिलने की स्थिति में है या मिल चुकी है? जो भी आरोपी थे वो हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर आ गए हैं। हाई कोर्ट के जो सरकारी वकील थे उन्होंने पैरवी अच्छे से नहीं की। बेल ऑर्डर है जो लास्ट, उसमें उन्होंने सरकारी वकील ने बहस ही नहीं करी, इसलिए उनकी जमानत हो गई। आज केस लखनऊ की ATS NIA कोर्ट में है। पापा की गवाही हो गई है, मेरी और 2 गवाह और हैं, उनकी गवाही होनी है। फिर देखिए क्या सजा बोले। न्याय की उम्मीद है, उम्मीद पर ही परिवार चल रहा है हमारा। एक तरीके से जी, लेकिन हम कासगंज से लखनऊ अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाते हैं। मेरा यही अगला प्रश्न है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक मसला था ये। आप लोगों को क्या कभी कोई सुरक्षा दी गई? उसी समय 2018 से 2019 जनवरी तक दी गई थी, उसके बाद हटा दी गई। हमने काफी, एक बार बीच में धमकी भी मिली थी, तो फिर उसके बाद प्रयास भी किया सुरक्षा मिल जाए, लेकिन मिली ही नहीं सुरक्षा। बहुत बहुत पीड़ादायक बातें हैं विवेक, आपने बहुत पीड़ादायक। और अब जाहिर सी बात है, भाई का प्रकरण है, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, बल्कि यादों में एक तरीके से संजोने के लिए कहीं कुछ इस तरह की स्थितियां भी नहीं हो पाई हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ इस देश के सबसे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। टिकैत साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। टिकैत साहब, मणिपुर से मेवात तक हिंसा का जो तांडव आपने भी देखा, हमने भी देखा। इसी तरीके के एक हिंसा पीड़ित विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले, बजरंग दल के लिए काम करने वाले चंदन गुप्ता, जो कासगंज में 2018 में 26 जनवरी को एक दंगा हुआ और उसमें वो मार दिए गए थे। उनके परिवार से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे 5 साल में न्याय तो मिला नहीं, सुरक्षा मिली नहीं, नौकरी का वादा जो किया गया था वो पूरा हुआ नहीं, और उसके अतिरिक्त अब एक मूर्ति चंदन चौक नाम की बना दी गई, उसका भी अनावरण नहीं हो पाया। मंत्रियों के पास फुर्सत नहीं, नेताओं के पास फुर्सत नहीं, नगर पालिका के पास बजट नहीं, और विश्व हिंदू परिषद के नेता कार्यकर्ता जो लोग हैं, वहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी वो कह रहे हैं कि हिंदू सुप्तावस्था में रहता है, परिवार को प्रयास करने चाहिए, तभी मूर्ति लग पाएगी, तभी नौकरी मिल पाएगी बहन को। इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ये। इसने जो कहा ठीक कहा। इनका काम इतना है सरकारों का कि इनको वोट कैसे मिलेगी, तो उस पर इनका काम चलता रहे। भोले भाले बच्चों को बहकाने का काम करा जाता है। ये बच्चे उसी के बहकावे में आके इस तरह का काम कर रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा की बात करते हैं, अगर तिरंगा यात्रा विश्व हिंदू परिषद निकाल ले या कोई हम लोग निकाल ले तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तिरंगा यात्रा मुस्लिम निकाल लेगा तो उसको परमिशन दे देंगे, उसको निकालने नहीं देंगे। एक नफरत की राजनीति देश में हो रही है। पुरकाजी से ज्यादा बड़ी यात्रा वो मुस्लिम समाज से है वहां पर पुरकाजी में, और वहाँ हिंदू समाज भी है जी। हम अपने संगठन पर निकालते थे, वहाँ के चेयरमैन है जहीर फारूकी जी। 20-20 हजार की भीड़ उसको तिरंगा यात्रा में हुई, लेकिन वो दिखेगा अच्छा ये तो सद्भावना की तिरंगा यात्रा है, इसको तो बंद करो। शोभा यात्रा तो बंद करी, लेकिन नफरत की तिरंगा यात्रा जरूर निकलेगी। ये उसी तरह के बच्चों को बहका के ये काम करते हैं जहां से इनको वोट मिल जाए। इनको कोई तिरंगे से मतलब नहीं, कोई यात्राओं से मतलब नहीं, कोई इनको हिंदू से मतलब नहीं है। इनको वोट कैसे मिलेगी वो देश में एजेंडा जरूर चल रहा है। हमने बताया साहब, ये बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखिए, चंदन गुप्ता का परिवार खून के आंसू रो रहा है, आज तक कोई पूछने नहीं गया, अब उससे मिलते भी नहीं। सांसद राजवीर सिंह राजू जो कल्याण सिंह के बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तुम अपने समाज के व्यक्ति से पैरवी कराओ, मैं तुम्हारी पैरवी नहीं कर पाऊंगा। और वही सांसद जी, जब ये घटना हुई थी
तो मुख्यमंत्री से फोन पर बात करके सारी जिम्मेदारी ले रहे थे कि भाई ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। देखो, कोई जिम्मेदारी नहीं लेने का, बालकों को इन सिस्टम से बगल हटना पड़ेगा। भाई यात्रा निकाल दो ना, तिरंगा यात्रा सबकी है, तिरंगा यात्रा एक पक्ष की नहीं है, तिरंगे से सब प्यार करते हैं। आप निकाल लो, किसी मुस्लिम मोहल्ले में जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदार लगाओ, वॉलंटियर उनको बनाओ, उस यात्रा में शामिल करो, लेकिन वो तो करना ही नहीं है। तिरंगे का नाम लेकर तो वोट चाहिए, काम तो दूसरा है यहाँ पे। और जो यात्रा ही निकला उसमें कौन है कि हमारे यहाँ का जो सांसद होगा बीजेपी का या मंत्री होगा, उसके बच्चे या उसको आगे रहना चाहिए भाई साथ में। यही मैंने सवाल किया टिकैत साहब, मैंने यही सवाल किया। अभी मैं एक चित्र देख रहा था, मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग, वो अपने बेटे को जहाज से रिसीव करके लेकर आ रहे हैं, विदेश से पढ़कर आ रहा है। तमाम नेताओं के, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, भारतीय जनता पार्टी, ये सारे दलों के नेता या बड़े लोग जो है बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, लेकिन जो आम आदमी का बच्चा है वो माथे में कोई पटका बांध के, कोई पट्टी बांध के वो झंडे उठा के आंदोलन कर रहा है। मुजफ्फरनगर में, मैं चलो उसका नेता का नाम नहीं लूंगा, बड़े नेता थे, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो उन्होंने कहा जी मुस्लिमों के कम इलाज हुआ जी। मगर भाई तुम कहाँ थे जो हिंदू बच्चे जेल में चले गए, आप उनसे मिलने गए? कहने नहीं, मैं तो मिलने नहीं गया उनसे। मतलब वो मिलने नहीं गए, वो तो जाकर फैसले करवाए हम सब लोगों ने। उसमें संजीव बालियान का बड़ा रोल उसमें रहा कि वो लगे और फैसले हुए वहां पर, टिकैत साहब उसमें लगे, सब समाज के लोग उसमें बाद में लगे। लेकिन जो बड़े लीडर थे जिन्होंने आरएसएस की ट्रेनिंग कर ली, वे चाहते हैं कि हिंदुओं को सजा हो, उनकी डेथ हो, ये उनका मकसद रहता है। हमको भी बहुत अधिकारियों ने, कई अधिकारियों ने हमको कहा कि जी आप बच कर रहना जी, आपको भी। मगर हमारा क्या लगा जी, हो सके जब कर्नाटक में हम गए तो हमारे ऊपर आरएसएस के लोगों ने हमले करे सीधे। तो ये ज्यादा खतरनाक है, देश के लिए नहीं कर रहे, अपने वोट के लिए कर रहे कि वोट कैसे मिलेगी। टिकैत साहब, जो मणिपुर और मेवात, ये क्या हो गया? एक सब पैटर्न दिख रहा है। और यहाँ के लोग तो अभी जाटों के लिए भी एक चौधरी युद्धवीर सिंह का एक बयान भी आ गया था, एक लेटर भी कि भाई जाटों को भी कहा तुम भी शामिल हो जाओ, इसी में खड़े हो जाओ मुसलमानों के खिलाफ। क्या है, एक कम्युनिटी को इसके पीछे तो भाई 1.5 महीना इलेक्शन में जाट बिरादरी को बर्बाद करने की बात करी कि जाटिए ये टारगेट पर ले रखे, कह लगे कि ये मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, सहारा दे दो तो ये समाज से कटेंगे, और नहीं खड़े होंगे तो कह लगे हिंदू से कटते हैं। इनके एजेंडे में शामिल हो गया। ये 2 महीने पहले आरएसएस की मीटिंग हुई, ध्यान से सुन लेना जी। उन्होंने कहा भाई जाट जो है ये हिंदू नहीं बनने का, एक बार बन दिया इसको छोड़ दो। तो ये जाट समाज पे उन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने कह दिया हिंदू एक बार बन लिया दोबारा बनना ही नहीं, फिर तो इसे वो पढ़ना चाह रहे। हमने कहा हम जाट हिंदू हैं, ये अयोध्या बचाने, अयोध्या का मंदिर बचा रहे, हम गांव के शिवालय बचाएंगे, ये हमारा अभियान चलेगा। ये तो गांव के शिवालयों पे सब पे कब्जे करेंगे। देश में इन्होंने पूरी कमेटियां बना ली और जो वहां पे अपने पुजारी रखेंगे गांव के मंदिरों पे, और उसका पर्चा लिख कर दे देगा जितनी जमीन और वे हैं। मैं गांव के लोगों से अपील कर रहा कि आप अपने, हमारे पूर्वजों ने मंदिर शिवालय बनाए, आपने उनकी कमेटियां बनाओ गाँव में। गांव की कमेटी, गांव का कब्जा, बाहर का आदमी की कमेटी वहां चलेगी नहीं। हम तो गांव के मंदिर बचाने मुश्किल हो रहे हैं इनसे, ये सब कब्जे करेंगे। इनके आरएसएस के मुख्यालय देखो सब मंदिरों में चल रहे हैं इनके। तो भाई अपने भी, हम अपने संगठन की मीटिंग भी मंदिरों में करेंगे। अपने मंदिर हमारे हैं, शिवालय हमारे हैं, उनके बचाने की मुहिम। एक छोटा सा आखिरी सवाल मेरा है, चूंकि आप भी बहुत व्यस्त नेता हैं, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हरियाणा कैसे बचेगा? वहां तो 2017 से पहले दंगे हुए नहीं, 47 में भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन अब भयानक दंगे हुए, कैसे बचेगा? हरियाणा वालों के लिए क्या संदेश है आपका? जगह हरियाणा में कोई नहीं जानेगा, ये खूब प्रयास कर रहे हैं। ये वहां पे पिछले 2 साल से लग रहे थे ये कि नूह में करें, मेवात में करें। पिछले 2 साल का आप उठा कर देख लो इनका इतिहास। इनको बच्चों को लगा रखा, भोले भाले बच्चों को गाँव के नाम पर लगा रखा। गौशालाएं जितनी बन रही, वो रजिस्टर उठा कर देखो, गौशालाएं की जमीनें इसके नाम है। उसका जो भूसा वो आता है, पहले तो वैसे ही कम है, वो कहाँ जा रहा, उसको कोई ध्यान नहीं देने का। लेकिन गौशालाओं के नाम, गाँव के नाम पर, उसके नाम पे वो एक नफरत फैलाने का काम सरकार के लोग कर रहे हैं, जिससे इनको वोट मिले और कुछ नहीं है।
बच्चों से अपील है कि इस सिस्टम से बाहर रहे। बिल्कुल, हम नागपुरिया हिंदू नहीं हैं, हमारे बच्चे नागपुरिया हिंदू नहीं हैं, हम परंपरागत हैं। इनको सर्टिफिकेट लेने की नागपुर से जरूरत नहीं है। देश में 2 हिंदू रहेंगे अब, एक ओरिजिनल जो पहले था, एक अभी जो लेटेस्ट बना रहे हैं। ये नकली मुसलमान बना रहे, नकली सिख बना रहे, नकली हिंदू बना रहे, हिंदू काम कर रहे हैं तो साथ ही बहुत शुक्रिया। वोट कैसे मिलेगी जी। वो है, इनसे बचकर रहो, अपने काम धंधे पे ध्यान दो, नशे ना करो, उस पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे दो, इनके चक्कर में ना पड़ो, अपनी पूजा पाठ करो। गाँव में हमारे सब सिस्टम है, हमारी पुरानी पद्धति से उसका काम करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पर जाना होगा मुझे, और ब्रेक से लौटेंगे तो फिर कुछ और मेहमान हमारे साथ में होंगे। मणिपुर और मेवात की भी चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए, इस बीच हमारे साथ 2 और नए मेहमान जुड़ गए हैं। इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी जुड़ गए हैं। भदौरिया जी स्वागत। और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राठी हमारे साथ हरियाणा पंचकुला से जुड़े हैं। राठी साहब बहुत स्वागत। और पहले से ही बहुत वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन गुप्ता के भाई विवेक गुप्ता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, और हम विवेक से बात कर रहे थे, राकेश टिकैत से हमने बात की। विवेक ने सारी चीज़ें सामने रख दी। अरविंद जयतिलक साहब मुझे लगता सारी चीज़ें सुन रहे होंगे। अरविंद जयतिलक साहब, जो पीड़ा एक विवेक गुप्ता के जरिए या चंदन गुप्ता के परिवार के जरिए हमने वो पीड़ा उन युवाओं को ध्यान में रखकर रखी कि 5 साल पहले एक युवा शिकार हो जाता है दंगे का, चंदन गुप्ता, और उसके परिवार की क्या दशा है, हमारे दर्शकों ने भी सुना, आपने भी सुना। अब वहाँ के सांसद राजवीर सिंह राजू कहते हैं कि भाई तुम अपने समाज के लोगों से पैरवी कराओ, मैं नहीं कह पाऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई राजू जी की संपत्ति लिखवा रहा हो, कल्याण सिंह का वारिसाना हक वो विवेक गुप्ता मांग रहा हो। विवेक गुप्ता कह रहा है कि मेरे भाई के चलो नौकरी नहीं दी बहन की, चलो कोई बात नहीं, जो सारे वादे किए थे मान लिया कि कोई बात नहीं, चूंकि परिवार आरएसएस से जुड़ा है और मूल्यों के, चूंकि आरएसएस में मूल्य और सिद्धांत बताए जाते हैं तो उससे जुड़ा हुआ, तो इतनी गिला इनको नहीं है। सबसे बड़ी गिला इनके परिवार को है, इनके पिता को है कि भाई कम से कम मूर्ति ही लगवा दो, एक निशानी तो रहे। अरविंद भाई, ये इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, और पूरा इसको जिस तरीके से मणिपुर और मेवात के आलोक में जरा समझाने की कोशिश करिए। दुर्गेन जी, सबसे पहले तो ऐसे कार्यक्रम जो अमूमन देखने को नहीं मिलते हैं, और जिस तरह से आपने विवेक गुप्ता के परिवार के जरिए एक बहुत बड़ा संदर्भ जो है भारत के समक्ष रखा है, इसके लिए आपको बधाई। इस पीड़ा के साथ जिस पीड़ा विवेक गुप्ता जी का उभर करके सामने आया, उनके माता पिता का आया, और जिस तरह से अभिव्यक्ति जो है वहाँ के स्थानीय नेताओं के सुनने को अभी हम लोगों को मिले हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि राजनीति भरोसा पैदा नहीं करती है, सिर्फ मौका देती है, मौका देती है, मौका देती है। आपने इस कार्यक्रम के जरिए साबित कर दिया है। मेवात हो, मणिपुर हो या देश का कोई अन्य राज्य, ऐसे युवाओं को जो है इस चीज से सबक लेना चाहिए। ठीक है, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम का जज्बा है, समाज प्रेम का जज्बा है, उसको सलाम, लेकिन किसी संगठन के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप किस हद तक गुजर जाएंगे कि आपको अपनी जान की कीमत भी चुकानी पड़ेगी, और आपके बूढ़े माँ बाप की आंखों के आंसू जो है आधा दशक तक उसी तरह गिरते रहेंगे और कोई सूध लेने वाला नहीं रहेगा। यह बहुत ही विचलित करने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता है। जिस तरह इस प्रोग्राम को आपने लंबा खींच करके विवेक जी के जरिए सच पर से पर्दा उठाने की कोशिश की है, उसे साफ जाहिर होता है कि चाहे वो शासन प्रशासन हो, किस हद तक संवेदनहीन हो जाता है। स्थानीय जो नेता हैं किस तरह रोटियां सेक करके चुनावी जो है तिकड़म उसके जरिए अपने पक्ष में करके, और जो न्यायपालिका जो जिनके वकील, जैसा कि विवेक जी ने कहा कि ठीक ढंग से मुकदमा नहीं लड़ा गया और जो अभियुक्त थे उनको जमानत मिल गई, यह बहुत कुछ जो है स्पष्ट कर देता है कि इस देश में क्या हो रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल कहूंगा, चाहे मेवात हो, मणिपुर हो या अन्य राज्य हो, जो ये नौजवान इस चीज को देखें, समझें, विवेक गुप्ता की अभिव्यक्ति के जरिए उनके परिवार के जो संवेदनाएं हैं, जो उनकी अपनी
पीड़ा है उसके जरिए हाँ, इनका 20 साल का भाई चंदन गुप्ता मारा गया उस घटना में, और ये अकेले पैरवी कर रहे हैं। एक एक पैसा जो इनका परिवार कमाता सारी पैरवी में लगाता कि हमें न्याय मिल जाए। और मतलब इनसे आप देखिए, जिस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लिए वो झंडा उठाकर उनके लिए संगठन के लिए काम करता था, उनके विभाग मंत्री हैं जिनसे अभी हमने बात की है, वो कह रहे हैं, उनका बयान आपने सुना होगा कि भाई हिंदू सुप्त रहता है, इन्हीं के परिवार को प्रयास करना चाहिए, जाना चाहिए, मिलना चाहिए। ये कौन सी बेतुकी बातें हैं अरविंद जी? जी मैं एक छोटी बात कहूंगा। आप दुर्गेंद्र जी देखिए, दिल्ली में एक बार पंडित नेहरू की सभा हो रही थी, वहां से एक लोहे का काम करने वाला व्यक्ति जो है छुरी लेकर में लगा दिए। डॉक्टर लोहिया कहीं सत्ता में नहीं थे, उस व्यक्ति के मुकदमे लड़े, पैरवी किए और उसको जेल से छुड़ा करके लाए। ये नेता की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज देखिए, आज किस तरह से विवेक गुप्ता के परिवार से जितना जो मलाई काटना था, उसकी संवेदनाओं पर चढ़ करके, कंधे पर सवार होकर के उसको पूरी तरह से ले उड़े। और आज जब यह परिवार जो है गुर्बत में जी रहा है, भाई जो अभी सुरक्षा की मांग कर रहा है कि हमें कुछ भी खतरा हो सकता है, बहन नौकरी की मांग कर रही है, और जो मौजूदा कह रहे हैं कि बहन को तात्कालिक रूप से नौकरी दी, हमको आपको लगा अरे वाह क्या बात है, चंदन गुप्ता की बहन को नौकरी मिल गई, चलो भाई एक घटना थी, चंदन गुप्ता की जान गई, उसकी बहन को नौकरी मिल गई। ये बता रहे हैं 5 महीने वहां के लोकल ब्लॉक में नौकरी की बहन ने, उसकी तनख्वाह निकलवाने के लिए भी चंदन के भाई विवेक जो हमारे साथ इसमें बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि 2-4-5 हजार रुपये इनको दौड़ भाग में निकलना पड़ा तब ये तनख्वाह निकलवा पाए। अब बहन घर में बैठी है, कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये खुद आरएसएस में काम करते हैं, बहुत सारी मर्यादाएं हैं, बहुत सारी बातें नहीं कह पा रहे हैं। बिल्कुल दुर्गेंद्र जी, यह बहुत ही विचलित करने वाला जो प्रसंग है, और मुझे लगता है कि देश के नौजवानों को जो एक जुनूनी तौर पे जो है कुछ हद तक गुजर जाने को, जो किसी भी कदम उठाने को तैयार रहते हैं, उनको सबक लेना चाहिए कि किस तरह से जो उनकी अनुपस्थिति में अगर उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो परिवार किस तरह से, परिवार पर प्रलय आ जाता है, किस तरह परिवार को भूखों मरना पड़ता है, किस तरह एड़ियां रगड़नी पड़ती है। ऐसे नेताओं के सामने गुजरना पड़ता है, जाना पड़ता है, जो जिनके विचार जो मूल्य हैं 2 कौड़ी के होते हैं। तो मुझे लगता है कि यह जो आपका कार्यक्रम है विवेक भाई के जरिए जो है एक बहुत बड़ा देश को संदेश दे रहा है, और युवाओं को इससे निसंदेह जो है प्रेरणा लेनी चाहिए। दुर्गेंद्र जी, मैं इससे अधिक कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं हूँ। मैं भी बहुत द्रवित हूँ, व्यथित हूँ। और विवेक इस कार्यक्रम के दौरान, विवेक के भी आंसू अपने आप को नहीं रोक पाए। वो कह रहे हैं, मेरे पिता बार बार पूछते हैं कि भाई यार मूर्ति ही लगवा दो, कुछ नहीं हो पा रहा। तो मूर्ति बनी खड़ी है, नगर पालिका कह रही है पैसे नहीं है, और बाकी नेताओं के पास वक्त नहीं। ये दोनों डिप्टी सीएम से मिले, वो कह रहे चर्चा करते हैं, चर्चा पर्चा खर्चा, बस आम आदमी इसी में उलझा रहता है, चर्चा करते हैं। 5 साल हो गए, सारे नेताओं ने कहा, आज तक कोई इनको मुख्यमंत्री जी के पास नहीं ले जा पाया, और कहते सभी हैं कि मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी तक आज तक मिल नहीं पाए। कौन सी बाधाएं हैं? बहुत बड़ी समस्या मुझे लगता है। एक छोटी बात मैं कहूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है, मुझे लगता है कि विवेक जी को वहां जाना चाहिए। वहां मुझे लगता है कि उनकी एंट्री भी हो जाएगी। और मैं कई बार गया हूं सर। जी बोलिए। मैं कई बार गया हूं, मुलाकात नहीं हो पाई। जनता दरबार में गया विवेक? मैं 1 बार नहीं 10 बार गया हूँ। मम्मी भी गई है 4-5 बार, मैं भी कम से कम 10-15 बार गया हूँ, मुलाकात नहीं हो पाई। उनके जो OSD थे, मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश करी, उनके द्वारा भी नहीं हो पाया। उनसे मिला भी मैं। अभी केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, उन्होंने अवनीश अवस्थी जी जो प्रमुख सचिव गृह थे पहले, अब मुख्यमंत्री जी के OSD हैं, उनसे कहा भी कि इनके कार्य कर दीजिए, क्या परेशानी आ रही है। तो 4-5 महीने हो गए, अवनीश अवस्थी जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप आलोक भदौरिया जी, आपके पास आ रहा हूं। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अरविंद जय तिलक जी ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री के जनता दरबार जाइए। विवेक कह रहे हैं कि मैं 10 बार गया हूं, और बहुत सारा प्रकरण सामने है। ये उस परिवार का है जो एक कमिटेड आरएसएस का वर्कर है परिवार। इनका पूरा परिवार आरएसएस के लिए काम करता रहा है, और देश और राष्ट्र निर्माण में काम करता रहा है। एक तो पहली टिप्पणी आलोक जी आपसे चाहूँगा, चूँकि काफ़ी विलम्ब हो गया है और वक्त भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन माफ़ी के साथ में मैं आपके पास आऊँगा। एक पहली टिप्पणी कि मेवात से, जो मणिपुर से मेवात तक की जो स्थिति है, इस पर एक टिप्पणी। और ये जो कासगंज के चंदन गुप्ता 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान इनकी हत्या हो गई थी कासगंज में, और ये मारे गए थे, दंगा भड़का। उस परिवार की दशा और दिशा क्या है, ये आज हमने दर्शकों के सामने रखी। बेहद पीड़ादायक है। आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेश जी।
थोड़ा सा मैं देर से आ पाया क्योंकि घर देर में लौटा था। और मैं आपकी दो चीजों को लेकर चलता, एक आपने कासगंज का सवाल पूछा, दूसरा पूछा मणिपुर टू नेपाल, और तीसरा आपका कासगंज। तीनों में पैटर्न एक ही, वो पैटर्न है संवेदनहीनता। ये बिल्कुल है। आप ये बात करते हैं कि प्रशासन संवेदनशील नहीं, प्रशासन भावुक नहीं है। मैं इस तरीके की भावुकतापूर्ण टिप्पणियों से बचना चाहूंगा। प्रशासन को क्या भावुक होने के लिए रखा गया? प्रशासन को क्या कवि होने के लिए रखा गया है? नहीं, प्रशासन को रखा गया है काम करने के लिए। आप उस ओहदे पे बैठते हैं तो आप काम करिए, डिलीवर करिए। डिलीवर क्या करना है? कि नेताओं के इर्द गिर्द घूमना और अच्छी पोस्टिंग करना है आपका डिलीवरी मानी जाएगी? नो। आपने एक सवाल उठाया कि वो पहले कासगंज पे आ जाते हैं, छोटा था, कि आपने कहा कि वो आरएसएस से जुड़े हुए। मेरा मानना है कि अगर आरएसएस से जुड़े हुए और कार्रवाई नहीं की इसलिए दुख है? नहीं, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या है, क्या वो सबके लिए उत्तरदायी है कि नहीं है प्रशासन? क्या अगर वो संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? नहीं। क्या वो प्रशासन से आप उम्मीद कर रहे हैं? प्रशासन नौकरशाहों की टीम होती है। क्या वो नौकरशाह, मैं माफ करिएगा, मैं कासगंज वाले जो बंधु हैं कृपया बुरा ना माने, क्योंकि मैं एक पत्रकार के नजरिए से मैं बात कर रहा हूँ। मैं भावुकता को कहीं भी नहीं मिला रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मिला रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रशासन का काम है, उसकी चीजों को संभालना, उसकी चीजों में ये एक विश्वास पैदा करना इकबाल का, सरकार का, ये प्रशासन का काम है, जिसको केवल नेताओं का काम मैं नहीं मानता। और नेताओं पर जिम्मेदारी डालकर मैं इससे प्रशासन को, नौकरशाहों को मैं बरी नहीं कर सकता। इसी में कासगंज भी आता है, इसी में आपका मणिपुर भी आता है, और इसी में आपका नूह भी आता है। अब चलते हैं हम आपका मणिपुर में। मणिपुर में भी देखिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, काफी जबरदस्त टिप्पणियां हैं। शासन को कम से कम अपनी गिरबान में झांकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और आलोक जी, आज वहां विष्णुपुर में आज भी गोलीबारी हुई है दोनों समुदाय के बीच, बफर जोन तोड़कर। नहीं, मैं इस पर एक आध घटनाओं पे नहीं जाता, मैं तो पूरे प्रशासन पर, पैटर्न पे जाता हूँ। आपके एक पिछले एक प्रोग्राम में भी आपने मुझे मौका दिया था, शामिल किया था, तो उसमें भी मैंने कहा था कि क्या ये नौकरशाही सक्षम है या नहीं है। मैं अपनी उस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा। नौकरशाही के अक्षम होने से ही तो होता है। भाई मणिपुर में आपकी 3 और 4 तारीख को घटना होती है, किसी भी व्यक्ति को आपने ऐसा सिस्टम बनाया है, मैं नेताओं की नहीं बात करता, मैं इस समय केवल आईपीएस की बात करता हूँ। आप पढ़ लिख करके आते हैं, बड़ी कीमी पोस्ट पर बैठ जाते हैं, और कमिश्नरी सिस्टम होता है जहां पर 3 पहले वो आईपीएस बैठते थे, फिर आप 1 दर्जन से भी ज्यादा आईपीएस बैठते हैं। मेरे ख्याल से दुर्गेन साहब आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं कि एक कमिश्नरी में कितने आईपीएस बैठ जाते हैं। अब 1.5 दर्जन 2 दर्जन कर लीजिए, कम से कम 20। हाँ, 1.5 और 2 दर्जन बैठ जाते हैं। 20 तो आपका क्या है, आपका रेस्पॉन्स टाइम क्या है? क्या आप वो डाटा नहीं बना सकते? क्या आपके पास में कोई सूचना नहीं आती? अगर सूचना नहीं आती तो आप उस पद पर है क्यों? भैया जाइए ना, फकीरी करिए ना वहां पर। आप ऋषिकेश और बद्रीनाथ और केदारनाथ की बहुत सारी अब तो एक फोटो भी छपती है वहां पे, अच्छी अच्छी फोटो छपी हैं, वहीं क्यों नहीं चले जाते? अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, मुख्य काम है क्या जवाबदेही है, क्या आप जिम्मेदारी निभा सकते हैं? अब आते हैं हम लोग नूह पे आते हैं। नूह और मणिपुर दोनों को लेते हुए चलते हैं। नूह एक छोटी सी जगह है, हरियाणा का और एनसीआर का सबसे पिछड़ा इलाका है, आय के हिसाब से सबसे पिछड़ा है। वो अपराध के मामले में और छोटे मोटे मामलों में, लेकिन दंगाई नहीं है, सांप्रदायिक दंगाई नहीं है। जैसा कि आपने विषय प्रवेश में भी ये कहा है, ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं है, कोई दंगे नहीं हुए 4-5 साल में। आप कर क्या रहे हैं? एक आईपीएस एक छुट्टी पे, ठीक मान लिया छुट्टी पे, क्या एक जिले के ऊपर भी तो एक आईपीएस बैठा होता है ना, मंडल स्तर पर। वो क्या कर रहा था? मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं एक भौगोलिक स्थिति में बता दूं, क्योंकि गुड़गांव से नूह अगर पुलिस की सायरन बजाती हुई गाड़ी दौड़ेगी ना तो 20 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी। निश्चित तौर सायरन बजाती, निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं। हम लोगों की गाड़ी नहीं कि जो जाम में फंसी जाती है, सायरन बजाती हुई गाड़ियां दौड़ सकती हैं। तो क्या किसी एफएस में कोई, क्या वहां पर डीआईजी नहीं था? क्या कोई आईजी नहीं था? रेवाड़ी से भी गाड़ी आ सकती थी, पलवल से भी आ सकती थी, फरीदाबाद से भी आ सकती थी, गुड़गांव से भी आ सकती थी। क्यों नहीं पहुंची तो जवाबदेह कौन है? अब खट्टर सरकार देखिए नकारा साबित हुई है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन खट्टर सरकार के नकारापन के पीछे नौकरशाही आईपीएस के नकारापन को हम माफ नहीं कर सकते, हमें नजरअंदाज लेकिन आलोक जी, थोड़ा सा माफी के साथ मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा। बरेली में अगर प्रभाकर चौधरी बराबर तराजू से तौलकर कार्रवाई कर देते हैं तो वो हटा दिए जाते हैं तुरंत।
कोई तराजू से नहीं, उन्होंने एक जिम्मेदारी से काम किया। आपका ये प्रशासन का और ये जो सरकार में बैठे जो नेता है, ये उनका पतन हुआ है। ये प्रभाकर का पतन नहीं है, ये उनका पतन हुआ है। उसने एक स्विफ्ट एक्शन लिया, नौजवान आईपीएस था कि भाई वहां पर एक सबसे ज्यादा जड़ क्या थी, सबसे ज्यादा डीजे थी, सबसे पहले डीजे जब्त किया। उसने एक नैतिक काम किया जो उससे अपेक्षा की जाती है, जिस काम के लिए वो पढ़ के आया है उसे पुलिस वही तो कह रहे हैं ना कि जो काम प्रभाकर ने किया बाकी लोगों ने नहीं किया, इसीलिए स्थितियां हैं। नहीं, इसके लिए लोग भी जवाबदेह हैं। मैं लोगों को भी जिम्मेदारी मानता हूं कि कोई भी आदमी, जो प्रकाश सिंह का जो सुधार वाली जो रिपोर्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट वाले, प्रकाश सिंह की याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टिव आए थे, क्या किसी ने पालन किया? किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। तो उसमें तो एक फिक्स कार्यकाल होना था, नहीं हुआ। लेकिन मैं तब भी कहता हूं, देखिए दिया जलता रहेगा और एक से एक दूसरे दिए जलेंगे। मैं जनसंघ वाले दिए की नहीं बात कर रहा, मैं वो नैतिक बल वाले दिए की बात कर रहा हूँ। वो जलता रहेगा। आज एक घटना मिली ना, इतने अंधेरे में कि बीच में भी एक तो रोशनी दिखाई दी ना आपको बरेली में, और ऐसी एक नहीं, ऐसी हजारों रोशनियां हैं जिनके पर इस समय वो छाया हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके की चीजें आएंगी, लेकिन हमको एक जवाबदेही तय करनी चाहिए। जवाबदेही से मुक्त सरकार रहेगी तो जवाबदेही से मुक्त नौकरशाह रहेंगे। नौकरशाह हमेशा सरकार के पीछे जाकर छुप जाते हैं। ठीक बात है। विवेक गुप्ता, चूंकि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, विवेक गुप्ता आप क्या अपील करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से, यहाँ के नौकरशाही से, जैसा आलोक जी ने कहा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत भावुक हैं आप, आपका परिवार बहुत भावुक और मैं भी बहुत भावुक हूं। मैं हाथ जोड़ कर यही निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि मेरे भाई को न्याय दे दें। वो बस हमेशा हमारी यादों में रहे, उसके लिए उसके चंदन चौक का निर्माण कर दें। सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा वो हमारे यहाँ के। उसके जितने भी मित्र हैं, पूरे शहर के युवा उससे जुड़े हुए थे, उन सबकी यादों में रहेगा। मेरी माँ पिता की यादों में रहेगा हमेशा। मेरी माँ को कभी ये नहीं लगेगा कि मेरा बच्चा 20 साल की उम्र में ही मुझे छोड़कर चला गया। ठीक बात है, बहुत ही। जी कंप्लीट करिए। जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा मुख्यमंत्री जी से, अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री जी से, कैसे भी करके अगर कुछ नहीं हो सकता है तो चौक तो बनवाई दीजिए बस। 5 सेकंड का एक अंतिम टिप्पणी जय तिलक जी आपकी। बिल्कुल दुर्गेन जी, देखिए आदरणीय आलोक जी ने बहुत अच्छी बात कही। मेरा भी वही मानना है कि गुफा में अंधेरा चाहे जितनी हो, किनारे पर रोशनी जरूर होती है, और यह रोशनी देर सवेर विवेक जी को, परिवार को भी मिले। हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, और उनका जो एक मंतव्य है, उनकी एक जो सोच है या उनकी जो एक इच्छा है, और मुझे लगता है कि सरकार को इसका सम्मान करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अरविंद जय तिलक जी, आलोक भदौरिया जी, बहुत धन्यवाद। विवेक, हमसे आप जुड़े। हम पूरी कोशिश करेंगे जहाँ तक हम सक्षम हैं कि कम से कम विवेक के भाई चंदन गुप्ता की आत्मा को शांति मिले, उनको न्याय मिले, उनके परिवार की सुरक्षा हो, और जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं वो ज़रूर पूरी हों। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल चंदन गुप्ता के इस केस से, एक बहुत बड़ा सवाल इस देश को, कि जो युवा भावनाओं में बहकर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, बात बात पे लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, किसी नेता विशेष के नाम पर, किसी दल विशेष के नाम पर, किसी संगठन विशेष के नाम पर, अगर वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, तो कम से कम उनको चंदन गुप्ता के परिवार की तरफ या उनकी कहानी को जरूर देख लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।